ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। आज हम कैपेसिटर में आगे डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर में अब तक हम सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो आज जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो आपके बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 2.5। तो मैंने यहाँ पर फिगर बना दिए। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि आपको 4 कैपेसिटर दिए गए यहाँ पर, C1, C2, C3 एंड C4। तो 4 कैपेसिटर के अक्रॉस आपको 500 वॉट की बैटरी लगाई गई है। तो और चारों की वैल्यू आपको डेटा में गिवन है, C1, C2, C3, C4 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि फाइंड C इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और उसके बाद चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना। ऐसे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। वो कैसे न्यूमेरिकल के जिसमें हमें सबकी वैल्यूज सेम आ रही थी, उसमें भी यहाँ ऐसा ही हो रहा है, आपको सेम वैल्यूज है। और जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं C इक्विवेलेंट निकालना। तो जैसे कि सर्किट में दिख रहा है C1, C2 एंड C3 तीनों कैपेसिटर मुझे सीरीज में दिख रहा है और उसका जो भी आंसर आएगा वो C4 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, C1, C2, C3 तीनों की वैल्यू क्या है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड है। तो आपको पता है कि सीरीज में हमारा जो आंसर आया था वो आया था हमारा C/N। तो यहाँ पर आपका आंसर मतलब कि 10 माइक्रोफेरेड है, तो 10 डिवाइड बाई 3 माइक्रोफेरेड है, इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा, है ना। चलिए इसको नाम दे देते हैं, C' नाम दे देते हैं। चलिए या फिर C नाम दे दीजिए, C' नाम दे दिए, चलिए, है ना। तो तीनों का इक्विवेलेंट C1, C2, C3 का C' नाम दे देते। तो C' इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफेरेड है। तो अगर मान लो आप सर्किट को रिड्यूस करें तो ऐसा हो जाएगा, नीचे एक और कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर 10/3 माइक्रोफेरेड ऑलरेडी हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो, और नीचे आपका C4 लगा हुआ है, वो इसकी वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड है। और नीचे आपकी यहाँ पर 500 वोल्ट की बैटरी या फिर सोर्स यहाँ पर आपको डेटा में गिवन है 500 वोल्ट। चलिए अब इन दोनों का सॉल्यूशन करना है कि अब मान लो 10/3 और यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड, दोनों का कॉम्बिनेशन किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। तो पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट समीशन कर देना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10/3 इज इक्वल टू ना, 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 30 प्लस 10 तो 40/3 माइक्रोफेरेड है। ये आपका फाइनल C इक्विवेलेंट आ गया। तो अगर सर्किट रिड्रॉ कर दीजिए तो फिर से ऐसा आ जाएगा, 40/3 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पर आपका 500 वोल्ट की बैटरी या फिर सोर्स। चलिए ठीक है, तो आपका सर्किट ऐसे रिड्यूस हो गया। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया जिसका आंसर आ रहा है आपका 40/3 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना। तो दोनों मतलब सारे कैपेसिटर यहाँ पर कितने हैं, 4 कैपेसिटर है, तो चारों के ऊपर हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे चार्ज की वैल्यू, तो देखते हैं यहाँ पर। तो हमें पता है कि चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू CV, है ना। और उसमें मैंने आपको बताया था C होता है आपका C इक्विवेलेंट, है ना। अगले न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप वो पहले देख लीजिए, तो ये आसान हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब हमारी सर्किट ऐसे है ना, सर्किट को अगर रिड्रॉ कर दीजिए, चलिए, तो 3 कैपेसिटर सीरीज में और उसके बाद नीचे एक कैपेसिटर और उसके नीचे आपके पास है बैटरी 500 वोल्ट की यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 माइक्रोफेरेड है, ये भी 10 और ये भी 10, और यहाँ पर भी आपका 10 माइक्रोफेरेड है। तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन इन तीनों के लिए तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था डेरिवेशन सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर में कि सीरीज में कैपेसिटर में चार्ज डिवाइड नहीं होता, चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। तो चलिए 10 फेरेड के अक्रॉस में ना, जिसका नाम C4 दे देते हैं, या C4 डेटा में गिवन है, तो C4 के अक्रॉस चार्ज निकालना है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ Q1। लिख देते हैं यहाँ पर चार्ज across C4 Q1 is given by, Q का फॉर्मूला होगा CV, तो C इंटू V, कैपेसिटेंस है आपका 10 माइक्रोफेरेड है, इंटू वोल्टेज आपका है 500 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1 0 1 2 3 0 है, माइक्रो है तो मतलब 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 3 0 और कट गए तो आपका 10⁻³ आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कूलम। तो Q1 की वैल्यू आ गई
5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कूलम। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या देखना है कि ये 10 10 10 इन तीनों के अक्रॉस में आपका आंसर क्या आता है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो तीनों के लिए हम देखते हैं, तो Q2 नाम देते हैं उसको, CV, यहाँ पर C इक्विवेलेंट इंटू V है ना। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या माना था हमने, C डैश माना था, है ना। इसके लिए तीनों की कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर हमने क्या नाम दिया था वहाँ पर, C डैश। तो C डैश इंटू V। चलिए C डैश की वैल्यू बताइए क्या थी आपकी, 10/3 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज हमारे पास गिवन है 500, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कूलम। तो ये हो गया आपका चार्ज। अब हमें जैसे पता है कि सीरीज में सभी जगह पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो मतलब ये 10 माइक्रोफेराड है, इस पर और इस पर तीनों पर चार्ज की वैल्यू 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कूलम भी रहेगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एनर्जी कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर में, और एक चीज़ ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क की थियरी में ये क्वेश्चन आता है ना, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी कौन सी स्टोर होती है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास अगर मान लो कि 2 न्यूट्रल प्लेट्स हैं, तो ये 2 न्यूट्रल प्लेट को अगर चार्ज करना है हमें, है ना। तो चार्ज करना मतलब क्या कि यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ से कुछ चार्ज लेकर हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज करने में जितना वर्क डन होता है वो सारा वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, कैपेसिटर की एनर्जी में। तो हमें तो अल्टीमेटली क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जब भी कोई भी चार्ज हम मूव करवाए तो उसका वर्क डन निकालना है। तो चलिए लेते हैं इनिशियल कंडीशन, लिखा जाएगा यहाँ पर इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन में है क्या यहाँ पर कि इनिशियल कंडीशन में ये दोनों प्लेट क्या है, अनचार्ज प्लेट ली जाती है, अनचार्ज प्लेट। अनचार्ज प्लेट मतलब न्यूट्रल है, मतलब दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम रहेंगे। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन ऐसी है कि यहाँ से एक काम करते हैं कि छोटा सा DQ चार्ज यहाँ से मैं उठाता हूँ और यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, -DQ। आपको पता है कि जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हटा दे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब DQ यहाँ से मैंने उठाकर यहाँ इस प्लेट पर ले गया तो वो यहाँ पर क्या हो गया, -DQ। अब ये काम करता कौन है, तो ये काम बैटरी करती है। आपको याद रखना है कि ये चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मतलब वो काम वर्क डन कौन करता है, बैटरी के द्वारा होता है ना। वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो DQ चार्ज यहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ पर आपका चार्ज हो गया -DQ। चलिए और आगे पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन, है ना। तो आपको कौन कौन सी फिगर बनानी है वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए 4-5 फिगर बनाएंगे। चलिए तो DQ चार्ज यहाँ आया, वैसे ही हम क्या करते हैं कि DQ चार्ज धीरे धीरे एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टाइम पर यहाँ पर +Q चार्ज आ जाता है और यहाँ पर -Q चार्ज आ जाता है ना। अभी भी हमें क्या कर रहा है, DQ चार्ज को अभी ले जा रहा है। तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन मानी गई है। इसका कैपेसिटेंस है C। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पोटेंशियल ΔV लिखा जाएगा Q/C, है ना। तो पोटेंशियल में जो चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पर Q/C यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे, ΔV = वर्क अपॉन चार्ज, है ना। तो चार्ज के बदले यहाँ पर कौन सा चार्ज है, DQ। तो यहाँ पर DQ चार्ज ले जाने में हमारा वर्क डन होगा छोटा सा dW हो जाएगा। तो dW = ΔV × DQ ऐसा लिखा जाएगा। चलिए तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको फाइनल वर्क डन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें लिमिट रखनी पड़ेगी। तो लिमिट के लिए आप याद रखो कि लिमिट कैसे रखेंगे यहाँ पर, तो धीरे धीरे करके आप फोर्स फिगर बनाएंगे। देखिए तो फाइनल कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में क्या था, 0 चार्ज था और फाइनल कंडीशन में हम +Q चार्ज लेकर आते। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, -Q। तो +Q चार्ज यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -Q। तो इनिशियल कंडीशन रखेंगे 0 से लेकर कहाँ तक ले जाना है हमें, Q तक। तो 0 से लेकर Q तक। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। ΔV की वैल्यू मुझे पता है क्या लिखा जाएगा, Q/C × DQ इंटीग्रेशन 0 से लेकर Q तक। चलिए आगे, तो Q मतलब 1/C बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से QDQ और QDQ क्या हो जाएगा, Q² / 2। तो 1/C
क्यू स्क्वायर बाई 2 जीरो से लेकर कैपिटल क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये जो एनर्जी हो गई वो आपकी किस में हो गई स्टोर, यहाँ पर कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे पूरी थियरी लिखनी है डिटेल में, 2 मार्क में क्वेश्चन यहाँ पर आता है। चलिए और आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2c अकेला फॉर्मूला नहीं, इसके भी अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। तो इसके 2 और फॉर्म देखते हैं, 2 फॉर्म कैसे बनाए चलिए। तो u इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आया है क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो एक बार क्या करते हैं कि q की वैल्यू पुट करते हैं और एक बार हम c की वैल्यू पुट करते हैं। तो q की वैल्यू पुट करके हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है और c की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पता है कि q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं q इज इक्वल टू CV। तो u इज इक्वल टू CV का स्क्वायर, देखिए q के बदले किसको रिप्लेस किया, CV को, डिवाइड बाई 2c, मतलब c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। तो c से c कैंसिल, तो आंसर आया आपका हाफ CV स्क्वायर। तो एक दूसरा इक्वेशन बन गया आपके लिए हाफ CV स्क्वायर। चलिए अब करते हैं इसी इक्वेशन में हम c की वैल्यू रख के देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है q इज इक्वल टू CV, सो c इज इक्वल टू q बाई v लिख सकते हैं। चलिए तो c को हम c को रिप्लेस करते हैं q बाई v से। तो u इज इक्वल टू लिखा जाएगा q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, c के बदले अब क्या लिखना है q बाई v। तो q बाई v, तो q से q कैंसिल, v ऊपर आ गया है तो 1/2 VQ। तो एक आपका फॉर्मूला ये हो गया। तो आपको याद रखना है 3 फॉर्मूला। अब तीनों फॉर्मूला कब लगाने हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो आपको तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्यू स्क्वायर बाई 2c रख दीजिए या फिर हाफ CV स्क्वायर रख दीजिए, है ना, ये ज़्यादा मैक्सिमम टाइम यूज होता है हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर आप तैयार कर लीजिए, तो उसके अलग अलग फॉर्म आप इसमें से डिफाइन कर सकते हैं।